ठीक हो गया, डे 5। अब देखें, अब इसकी भी राइट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ना लिया करें, राइट हैंड साइड लेके ना आसान हो जाएगा आपके लिए। राइट हैंड साइड में वही काम, पहली ऊपर वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दें, ये 1/36 को बाहर निकाल दें, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए हमने आंसर क्या लाना है, -7 और -5। 27 पे कौन सा टेबल जाता है, 7 और 3 वाला, तो -7 आ जाएगा, तो हमने -7 लाना है, 3 को उधर लिख दें। 10 है तो 5 2 10, तो -5 × 2। अब हम क्या करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव ला बनेगा। ठीक है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा। ये 7 बार 1/12 बार, ये 3 5 बार 2 1/2 अंदर और 18 भी बार, तो ये 3 से 3 कैंसिल 1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल 1 हो जाएगा, तो -7 1 7/12 हो जाएगा, -5 1 5/18। देखो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, ये इनवर्स ला मैंने बताया ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ला इसे कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इस HOD की 5 डे का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने इस दफ़ा थोड़ा कराया क्योंकि मैंने थ्योरी पहले पढ़ा दी है सारी। ठीक है, इसमें इसलिए थोड़ा पढ़ा है। जो नेक्स्ट HOD होगी उसमें हम 1.2 भी एक्सरसाइज करेंगे, 1.3 यानी चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे। सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। अब हर स्टेप को अलग अलग करना है। ये 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 4 + 16x/4, लेकिन इसको किस तरीके से करना है, हम अपने तरीके से नहीं करेंगे, वही तरीका डिस्ट्रीब्यूटिव ला, कम्यूटेटिव ला, एडिटिव ला, सारा ला बताने कि कौन कौन सा ला यूज़ हो रहा है। 4 + 16 को ब्रैकेट में 1/4 को, फिर 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करें, 16x को 1/4 से मल्टीप्लाई करें। ये देखें मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब 4 × 1/4 प्लस 4 इंटू, अब 16 को लिख सकते हैं 4 × 4x 1/4, तो 4 × 1/4 4 × 1/4, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस ये इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो 4x 1 4x 1 + 4x। देखें आंसर आ गया। ये इन्वर्स ला हमने इधर देखे, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और ये कम्यूटेटिव ला हमने किया। ये 4.4x है तो 4x.4 लिख दे, कम्यूटेटिव ला ऑफ मल्टीप्लिकेशन किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 1/4 + 1/5 1/4 अब इसको क्या करते हैं, देखिए 1/4 तो क्या करेंगे, उलट वैल्यू क्या है, उलट फ्रैक्शन क्या है 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। इधर 1/5 है तो इसका उलट फ्रैक्शन क्या है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई। ये इसका क्या होता है कि हमने डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए उसको उलट से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, इधर 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। इसको कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह नीचे भी 4 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल कर रहे हैं तो वही चीज़ बनती है। हमने क्यों किया, क्योंकि हमने इसके डिनोमिनेटर को सेम किया। 5/20 4/20 5/20 -4, क्लोयर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसको हम कहते हैं। अब हम 120.5 लिख सकते हैं, 120.5 120.4 120.5 ये। अब क्या करते हैं, 120 दोनों में कॉमन है तो हम इसको 5 + 4 अंदर लिख सकते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला इसको कहते हैं। पहले क्या था, ये चीज़ लिखी जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह ये भी इस तरह ही है। ठीक है, 5 + 4 9 हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा, 1/20 और 1/20 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। देखिए 9 और 1, अब 20 × 1 दोनों तरफ क्या करेंगे, गोल्डन रूल, वही डिवीजन हमने ख़त्म करनी है तो वही वैल्यू को ऊपर ही मल्टीप्लाई करें, नीचे भी मल्टीप्लाई करें, तो 20 से 20 क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्लोयर इन्वर्स ला आ जाएगा। ये 20 है तो 1/20 दिया गया, ये 20 है तो 1/20 दिया गया, तो इसको क्या कहते हैं 1 कहते हैं, इसको भी 1 कहते हैं, तो 9 1 9, तो 9/1 आ जाएगा। देखिए अगर हम इधर से कैंसल आउट करें तो वो 9/1 आंसर, लेकिन इसको हमने फ्रैक्शन के तौर और उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के तरीके से बताना है, तो वो प्रॉपर्टी तरीके से हमने इसको सॉल्व भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, वही चीज़ लिखनी है, a/b + c/d, a/b - c/d। अब इधर b है तो इधर b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, इधर d है तो इधर d से मल्टीप्लाई, इधर b है तो इधर b से मल्टीप्लाई डिवाइड, इधर d है तो इधर d से मल्टीप्लाई, ये सारा कर दिया। ad/bd + cd/bd ये करके अब हम क्या करते हैं, ad को बाहर निकालें 1/bd अंदर, cb को बाहर निकालें 1/bd, इस तरह नीचे भी इस तरह आ जाएगा। ये क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अब वही लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर ला इकट्ठा कर दे, 1/bd बार अंदर प्लस हो जाए माइनस है, तो bd है तो bd से मल्टीप्लाई ऊपर करें, नीचे ही मल्टीप्लाई करें, तो ये इन्वर्स ला बन जाएगा। ये इन्वर्स ला में ये कैंसिल होकर 1 1 आ जाएगा, ad + cb ad - cb, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 1/a - 1/b 1/a 1 - 1/a 1/b। अब वही चीज़ है, इधर a है तो इधर a से
अब इधर क्या किया, बी से मल्टीप्लाई डिवाइड, इधर ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, देखो बी से, इधर ए से और ए से। अब इधर क्या है, ए बी है, तो ए बी से मल्टीप्लाई डिवाइड इधर भी करें, ए 1 और ए बी आ जाएगा, ठीक होगा। ए बी क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों तरफ कर दें, क्लोयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब वही चीज़ है, बी को अंदर रख दें, ए 1 और ए बी, इधर 1 और ए बी, ए को अंदर 1 और ए बी -1। अब 1 और ए बी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर ला करें तो 1 और ए बी को बाहर निकाल दें, बी माइनस से 1 और ए बी को बाहर निकाल दें, ए बी -1। अब इधर क्या है, ए बी इधर भी है, डिवाइड में भी इधर भी है, मल्टीप्लाई कर दें ए बी से, इन्वर्स ला करें, देखें ये गोल्डन लॉ ऑफ फ्रैक्शन करके, तो ये हमारे पास क्या आता है, एसोसिएटिव लॉ और मल्टीप्लिकेटिव लॉ कह सकते हैं इसको। इसका आंसर 1 आ जाएगा, बी -a ओवर ए बी -1, बी -a ओवर ए बी -1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपका चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 विद डेफिनीशन, सारे चैप्टर की डेफिनीशन मैंने बता दी थी। इसके बाद जो भी क्वेश्चन हैं, अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे समी साहब को मैसेज कर दीजिएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इस सवालों को आपने 2-3 दफ़ा करना है, बहुत ही आसान सवाल ये आपने किए हुए हैं पहले। ठीक है, मसला कोई भी नहीं है, नेक्स्ट HOD में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। So dear students, now we are proceeding to last day of your first class of HODs for the subject of biology, day 5, जिसमें हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे। हमने चैप्टर 1 के कुछ ऑर्गेनल्स डिस्कस किए हैं और आज का टॉपिक हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। राइबोसोम। राइबोसोम इज़ द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। अभी जो आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक पढ़ा तो वहाँ आपको पता है कि राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दे आर इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब इसमें एडिशनल चीज़ें देखेंगे। राइबोसोम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस ग्रेन्यूल्स। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें डेंस ग्रेन्यूल की फॉर्म में नजर आएंगे। राइबोसोम्स आर रफली स्फेरिकल ग्लैनुलर non-membranous bodies found in both eukaryotic as well as prokaryotic cells. राइबोसोम्स आर रफली स्फेरिकल, ये स्फेरिकल हैं और नॉन मेम्ब्रेनस है, इनके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग का लेक्चर याद हो तो मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल दिखाया था जिसके साइटोप्लाज्म में ये ग्रेन्यूल्स पड़े हुए थे। However, eukaryotic ribosomes are large and are about of 20 to 24 nanometer in diameter and characterized as ATS राइबोसोम। इनका साइज़ जो है वो 80S है यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज़ 70S है। S इज़ द स्वेटबर्ज यूनिट, जो कि इसका सेडिमेंटेशन कांस्टेंट है कि ये सेटल डाउन होता है। जब मैं आपको टेक्निक्स पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको मैं इस यूनिट के बारे में पढ़ाऊंगी। जब मैं आपको सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक पढ़ाऊंगी और उसकी वीडियो भी दिखाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्वेटबर्ज है क्या। अभी फ़िलहाल आप इसको याद रख लें। जिस तरह देखें कि टाइम का यूनिट सेकेंड है, मास का यूनिट किलोग्राम है, लेंथ का यूनिट मीटर है, इसी तरह राइबोसोम के साइज़ का यूनिट S है। तो आप देखेंगे कि यूकैरियोटिक राइबोसोम इज़ लार्जर इन साइज़ 80S एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज स्मॉलर इन साइज 70S। कॉम्पोजिशन, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, दे आर मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट एन इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन। तो ये दो चीज़ों से बने हुए होते हैं, राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन। तो उसमें 50% जो है वो राइबोसोमल RNA होता है और 50% प्रोटीन होता है, जो असेंबल होती हैं एक स्पेसिफिक असेंबली में और स्ट्रक्चर देते हैं, और इसको क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियोलस। ये किस में मौजूद होते हैं, न्यूक्लियोलस में मौजूद होते हैं। सेल के न्यूक्लियस में मैंने आपको जब स्टार्ट में पढ़ाया था तो बताया था कि आपके न्यूक्लियस में आपको एक डार्क कलर का पोर्शन नज़र आता है, दैट इज़ द साइट फॉर द असेंबली एंड फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम वहाँ पे बनते हैं, वहाँ पे असेंबल होते हैं, फिर न्यूक्लियर एनवेलप में मौजूद पोर्स की मदद से ये बाहर आते हैं, और जब बाहर आते हैं तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं। देन दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म थ्रू आउट द न्यूक्लियर पोर, और उसके बाद ये जो है वो न्यूक्लियर पोर्स की मदद से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। इन यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स मे बी फाउंड एज अटैच्ड टू RER, जैसे कि आपको बताया था, और फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। बाज़ औक़ात ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी मूव करते हैं। Ribosomes are also found in the matrix of mitochondria and stroma of the chloroplast. ये जो है वो क्लोरोप्लास्ट के पास और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम मौजूद होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से मिलता जुलता है, जिसका साइज़ 70S है। राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट।
लार्ज सब यूनिट 60S है और स्मॉल सब यूनिट 40S है, लेकिन जब इनकी असेंबली होती है तो ये 80S सब यूनिट बनाते हैं। तो ये इसके साइज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। ये आपके पास डायग्राम है, ये 60S और ये 40S। अनफॉर्चुनेटली ये कलर डायग्राम नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन ये आपको दिखाया गया। और ये सब यूनिट जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो 80S राइबोसोमल पार्टिकल बनता है, जिसका रोल क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। So ribosomes function is protein synthesis. Ribosomes are involved in protein synthesis और translation. Translation के लिए जो इनको कोड मिलता है वो मैसेंजर आरएनए से मिलता है। मैसेंजर आरएनए के कोड को ये डिकोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए और प्रोटीन बनाते हैं। अब ट्रांसलेशन का प्रोसेस आगे चल के आप हायर लेवल पे डिटेल पे पढ़ोगे, आज मैं उसकी डिटेल में नहीं जाती, लेकिन एक टर्म आपने याद रखनी है कि अगर एक मैसेंजर आरएनए के साथ एक वक्त में एक से ज़्यादा राइबोसोम अटैच हो तो उसे पोलीसोम या पोली राइबोसोम कहते हैं। इन दिस वे सेवरल कॉपीज़ ऑफ सेम पोलीपेप्टाइड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन वेरी लेस टाइम। तो लेस टाइम में मतलब अगर आप देखें आपने एक काम करना है और आपने शॉर्ट टाइम में ज़्यादा काम करना है तो बहुत सारे हेल्पर्स की मदद लेते हो। तो आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा प्रोटीन्स बनाने के लिए आप समझ लें कि ये सारे राइबोसोम मिल के मदद कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, पोलीसोम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो राइबोसोम तक आपने ये प्रिपेयर करना है क्योंकि ये आपके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा हो गया है। तो राइबोसोम तक आपका टास्क है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो टॉपिक है वो आपको मैं आपकी नेक्स्ट एचओडी क्लास में पढ़ाऊँगी। ये आपकी फ़र्स्ट एचओडी क्लास थी, आपने बार बार सुनना है ये कोर्स, और चीज़ें ज़ाहिर एक्सपैंड कर रही हैं, एडवांस हो रही हैं, तो आपको थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड लगेंगी। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है बायोलॉजी में और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये टॉपिक मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई बात यहाँ से समझ नहीं आती तो आप मेरा अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता करके अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आप उनके थ्रू मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको उसका जवाब दूंगी। ये था आज का आपका लेक्चर और आपकी फ़र्स्ट एचओडी क्लास यहाँ पे एंड होती है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट एचओडी क्लास ऑफ फिज़िक्स का जो डे 5 है उसकी स्टडीज़ की तरफ हम चलते हैं। डे 5 का जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़, एरर्स बोलते हैं गलतियों को, मिस्टेक्स को, और अनसर्टेनिटीज़ को अगर हम उर्दू में डिफ़ाइन करें तो ये एक गैर यकीनियत, जिसके ऐसी मेजरमेंट जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि ये एक्यूरेट है या नहीं है, एक गैर यकीनी सी कैफियत है। ऑल फिज़िकल मेजरमेंट्स आर अनसर्टन, जितनी भी फिज़िकल मेजरमेंट्स हैं वो अनसर्टन है एंड इम्प्रिसाइज टू सम लिमिट। कुछ हद तक वो अनसर्टन है, उनके अंदर हमारे पास कुछ हद तक एक गैर यकीनी कैफियत है। देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ एरर्स, हमारे पास 3 किस्म के एरर्स होते हैं। 3 किस्म के एरर्स जो है वो फिज़िक्स की मेजरमेंट जो है हमें 3 किस्म के एरर्स के बारे में बता रही है। सोर्सेज ऑफ एरर्स क्या हैं? नंबर 1 नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। अगर कोई भी जो बंदा मेजर कर रहा है क्वांटिटी को, अगर वो नेग्लिजिबल, उसकी अपनी मिस्टेक है या इनएक्सपीरियंस, या वो शख्स इनएक्सपीरियंस है तो उसकी अपनी मिस्टेक की वजह से जो है वो एरर आ सकता है। नंबर 2 फॉल्टी अपरेटस, या इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, अपरेटस ठीक नहीं है, फॉल्टी अपरेटस है। नंबर 3 एन अप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, या जो टेक्निक और मेथड अप्लाई किया जाता है उस किसी भी वैल्यू को मेजर करने के लिए वो मेथड ठीक नहीं है। तो इन तीनों हमारे पास सोर्सेज की वजह से जो है वो एरर आने के चांसेस होते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ एरर। एरर की 2 मेजर टाइप्स हैं। नंबर 1 रैंडम एरर एंड नंबर 2 सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर इज सेड टू टेक प्लेस व्हेन repeated measurements of the quantity gives different values under the same conditions। रैंडम एरर एक ऐसा एरर होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं लग रहा होता। ये एक ऐसा एरर है कि जब हम बार बार रिपीट कर रहे हैं किसी वैल्यू को। रैंडम एरर इज सेड टू टेक प्लेस व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी, जब हम कोई भी मेजरमेंट जो है उसको 2-3 दफ़ा रिपीट करते हैं और वैल्यू सेम नहीं आ रही, जबकि कंडीशन सेम है, वैल्यू डिफरेंट आ रही है।
तो इसका मतलब है उसके अंदर एरर है और ये एरर जो है रैंडम एरर कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेज। रैंडम एरर के जो कॉजेज हैं, इट इज़ ड्यू टू सम अननोन रीज़न, इसका कोई रीज़न हमें पता नहीं है फिलहाल। रिडक्शन ऑफ रैंडम एरर, रिडक्शन इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग ऑफ सेम क्वांटिटी एंड देन टेकिंग देयर मीन वैल्यू, कि हम बहुत सारी रीडिंग्स ले लें और उसकी एक मीन वैल्यू ले लें, उसकी एक एवरेज ले लें, तो इससे कुछ हद तक रैंडम एरर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टमैटिक एरर है। सिस्टमैटिक एरर अकर्स व्हेन ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ पार्टिकुलर क्वांटिटी आर अफेक्टेड इक्वली। सिस्टमैटिक एरर को जब हम डिस्कस करते हैं, अकर ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ पार्टिकुलर क्वांटिटी, किसी ख़ास क्वांटिटी की कोई भी जब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर अकर्स, ये उस टाइम अकर करता है जब तमाम मेजरमेंट किसी भी ऑफ पार्टिकुलर क्वांटिटी आर अफेक्टेड इक्वली, वो एक जैसी इफेक्ट हो रही हो। दीज गिव कॉन्सिस्टेंट डिफरेंस इन द रीडिंग्स। तो ये हमारे पास एक जैसा डिफरेंस दे रही होती है रीडिंग में। इसके काज क्या हैं? सिस्टमैटिक एरर में अकर ड्यू टू नंबर 1 जीरो एरर इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर मौजूद है। नंबर 2 पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपनी सही हालत में नहीं है। नंबर 3 इनकरेक्ट कैलिब्रेशन ऑन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर सही नहीं कर रहा, उसकी जो मेजरमेंट है वो ठीक नहीं है। तो सिस्टमैटिक एरर जो है ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से होता है, उसके अंदर ज़ीरो एरर हो, उसकी पुअर कैलिब्रेशन हो या उसकी इनकरेक्ट कैलिब्रेशन हो, तो इन वजूहात की वजह से जो है वो सिस्टमैटिक एरर जो है वो आ सकता है। रिडक्शन ऑफ सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर इंस्ट्रूमेंट। सिस्टमैटिक एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं कि अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करें किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ, विच इज़ नाउन टू बी मोर एक्यूरेट, जो हमें पता हो कि ज़्यादा एक्यूरेट है, जो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। द सिस्टमैटिक एरर इज रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग अ करेक्शन फैक्टर टू ऑल द रीडिंग। सिस्टमैटिक एरर जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, एक करेक्शन फैक्टर हम अप्लाई करते हैं तमाम रीडिंग्स के ऊपर, टेक ऑन इंस्ट्रूमेंट जो कि हम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लेते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए जब हम उसको सही एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो उस फैक्टर के साथ तमाम रीडिंग के ऊपर हम वो फैक्टर अप्लाई कर देते हैं, जिससे हम सिस्टमैटिक एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास दूसरा मेजर टाइप ऑफ एरर। एक हमने रैंडम एरर पढ़ा और दूसरा हमने सिस्टमैटिक एरर पढ़ा। सिस्टमैटिक एरर की क्या काज हैं और सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, ये था आपका पहली HOD क्लास, और पहली HOD क्लास के अंदर जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, इन द लास्ट मैं आप लोगों को एक क्विज़ दे रहा हूँ। इस लेक्चर को जो आप अभी अपनी इस वीडियो लेक्चर से आपने सारा लेक्चर नोट किया या आपके पास होगा, आपकी हेल्प भी करेगा, उसकी बेस पे ये क्विज़ है। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं और अटैम्प्ट करने के बाद आपने ग्रुप के अंदर जिस तरीके से आपको टीचर गाइड करेंगे या मैं आपको बताऊंगा, तो आपने मुझे ये सॉल्व करके मुझे ये आपने वापस सेंड करने और मैं आपको मार्क करके वापस भेजूंगा। क्विज़ में क्या है, डिस्क्राइब द मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस, ये हम डिस्कस करके आए हैं। डिस्क्राइब सम न्यू ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, क्या आपने डिटेल से जो मेन फ्रंटियर्स हैं फंडामेंटल साइंस के, जो 3 आपको बताए थे, वर्ल्ड इज़ वेरी लार्ज इन साइज़, वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़, वर्ल्ड इज़ इन मिडल साइज़, तो ये 3 जो उसके फ्रंटियर थे और जो तमाम ब्रांचेस हैं उनको आपने शॉर्टली डिस्कस करना है, लिखना है। सेकंड है आपके पास राइट डाउन द कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स, ये भी हम डिटेल से पढ़ के आए हैं, तो आपने उनमें से इंडिकेटिंग यूनिट्स के मेन जो आपने पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट आर टाइप्स ऑफ एरर, हाउ कैन वी रिड्यूस द एरर इन एनी मेजरमेंट, जो सोर्सेज ऑफ एरर हैं वो क्या हैं और कितनी टाइप्स के एरर हैं और उनको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास जो क्विज़ में क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है उसको आपने डिटेल से एक्सप्लेन करना है, उसमें आपने बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स की डिटेल लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पहली HOD क्लास, और पहली HOD क्लास का ये सिलेबस था। यहाँ तक अपने तमाम सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ें, तैयार करें। मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपका जो आज की पहली HOD थी, इसमें मैक्सिमम जो आपका पोर्शन था वो थ्योरेटिकल था, लॉजिकल या टेक्निकल जो है वो इतना नहीं था। जबकि आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट HOD क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी इंटरेस्टिंग, न्यूमेरिकल बेस्ड होगी, कैलकुलेशन बेस्ड होगी, हमारे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे
और वही हमारे पास मेजर टॉपिक्स होते हैं जो हमारे पास पेपर के अंदर ज़्यादातर कंसिडर होते हैं। तो ये सारे थियोरेटिकल टॉपिक थे, इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। थ्योरी जो है उसको पढ़ना होता है, उसको प्रैक्टिस करनी होती है। लॉजिकल चीज़ें तो जो है वो इंटरेस्टिंग होती हैं, लेकिन थ्योरी को भी जो है उतना टाइम देना चाहिए। तो नेक्स्ट HOD क्लास के साथ आपके पास नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट HOD क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। तलबा चलते हैं आज के सबक के 5वें दिन की तरफ। तो जो सबक मैं आपको 4 दिन के अंदर मैंने पढ़ाया, जिसमें बुनियादी अकायद हैं, अक़ीदा के लुग़वी इस्तिलाही माना है, अक़ीदा की अहमियत है, इस्लामी अक़ीदे की अहमियत है, फिर उसके बाद इस अक़ीदा की अहमियत के पेश नज़र ये हो गया। फिर इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन कौन से हैं, इनमें 5 इस्लाम के बुनियादी अकायद आपको बताए थे ये। फिर उसके बाद तौहीद का मफ़हूम, लुग़वी माना, इस्तिलाही माना, तौहीद की अक़साम। फिर उसके बाद शिर्क और उसके अक़साम में शिर्क के लुग़वी माना, इस्तिलाही माना और उसके अक़साम और उसकी ज़ैली अक़साम आपको बताई हैं। इनको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। 5वां दिन सिर्फ आपको पहले 4 दिन के सबक याद करने के लिए खाली छोड़ा गया है, इसमें आपने 4 दिन का सबक याद करना है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।